अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। सुबह फजर की नमाज के वक्त जब उसकी आंख खुली तो हदाद उसके करीब नहीं था। उठकर फ्रेश हुई, नमाज पढ़ी और दोबारा सो गई, क्योंकि अब उसने सोच लिया था और जलील नहीं होगी। अगर वो चाहता था हीर उसके और हसीना के मामलात में दखल ना दे, सिर्फ अपने कमरे की हद तक महदूद होकर रह जाए, तो वो यही करेगी। वैसे भी अब कोई उम्मीद की किरण तो नज़र आ नहीं रही थी। हीरा के उठने में भी अभी कुछ वक्त बाकी था। वो जब उठती थी तो सीधा उसके पास आ जाती थी, इसीलिए वो पुरसुकून होकर सो गई। लेकिन वो ऐसा सोई कि दोबारा आंख दिन के 11 बजे ही खुली, वो भी घर में होते शोर की वजह से। उसे ऐसा लगा जैसे घर में कोई और भी आया है, जिसकी आवाज़ें ऊपर तक आ रही हैं। अपने इतनी देर तक सोने पर वो शर्मिंदा तो हुई, मगर फिर खुद पर ढिठाई का लिबादा ओढ़ कर नीचे चली आई। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई, सामने सोफे पर विराजमान इंसान को देखकर मानो उसके पांव तले से ज़मीन ही निकल गई। आंखें पूरी तरह फैल गईं, चेहरे पर खौफ व हरास के तासुरात वाज़ह नुमायां होने लगे। पूरा वजूद यकलख्त पसीने से शराबूर हो गया। इसी से बचने के लिए वो हदाद के घर में मौजूद थी, मगर अब वो इंसान खुद हदाद के घर तक आ गया था। क्या वो यहाँ महफूज थी? यहाँ आने के बाद पहली बार उसके दिमाग ने सवाल किया। यकीनन नहीं। जब वो इंसान यहाँ तक रसाई हासिल कर सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। पल में ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वलीद के सामने बैठे हदाद ने हीर की गैर होती हालत को बगौर महसूस किया। हीर इधर आओ। हदाद के पुकारने पर वो नफ़ी में सर हिलाती आगे आने के बजाय छोटे छोटे कदम पीछे की तरफ लेने लगी। अरे मिस हीर, आप यहाँ हैं। वलीद की पुकार पर उसका पूरा वजूद लर्ज़ उठा। हदाद जी तुम्हारे पास है। मैं इतने दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, ये ऑफ़िस नहीं आ रही। क्या मतलब? हदाद ने हैरानगी से वलीद की तरफ देखा। अरे ये मेरी वर्कर है, कुछ दिनों से ऑफ़िस नहीं आ रही, इसीलिए हम सब लोग परेशान हैं और इनसे रब्ता भी मुमकिन नहीं हो रहा। मिस हीर, अगर आप छुट्टियां गुजारने आई हैं तो फिर बता दिया होता। जब भी इंसान छुट्टियों पर बाहर आता है तो ऑफिस में बताना लाजमी होता है, वरना जॉब से निकाल दिया जाता है। वो दोबारा हीर की तरफ मतवज्जा हुआ और हीर को लगा वो यहीं बेहोश हो जाएगी। वलीद इस वक्त प्रोफेशनल अंदाज में उससे बात कर रहा था, मगर वो खौफ व हरास के मारे कांप रही थी। हदाद, मुझे लगता है मिस हीर की तबीयत ठीक नहीं है। वलीद ने अपनी राय पेश की। हीर ने अपनी सारी हिम्मत मजतमा की और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। जब तक वो कमरे में दाखिल नहीं हो गई तब तक हदाद की नज़रों ने उसका ताक़ुब किया। जैसे ही उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया, हदाद के तासुरात तन गए। मेरी बात सुनो वलीद, वो अब काम पर नहीं आएगी। हदाद के सख्त लहजे पर उसने हैरानगी का मुजाहिरा किया। क्या मतलब इस बात का? वो मेरी वर्कर है। वलीद नॉर्मल अंदाज में उससे बात कर रहा था, जैसे हीर और उसके दरमियान एक बॉस और एम्प्लॉय के सिवा कोई रिश्ता ही ना हो। वो पहले तुम्हारी वर्कर थी, अब मेरी बीवी है। शोहर होने के नाते मैं कह रहा हूँ वो अब काम पर नहीं आएगी। अगर उसे काम से निकालना है तो निकाल दो। बीवी है? मगर तुमने कब शादी की और मुझे बताया भी नहीं। वलीद के लिए ये खबर किसी पहाड़ की मानंद थी जो इसके सर पर टूटा था। बस अचानक ही प्लान बन गया और मैंने चंद गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। वलीद को इस वक्त अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन अमल लग रहा था। हीर से हदाद ने शादी कर ली और मेरे खबरी ने मुझे बताया भी नहीं। उसे रह रहकर इस घर में मौजूद अपने जासूस पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मुझे बताना तो तुम्हारा फ़र्ज़ था। लेकिन तुमने तो मुझे निकाह में भी शामिल नहीं किया। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। वलीद ने मसनूई नाराज़गी का इजहार किया। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर इस वक्त मैं एक छोटे से केस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही वो केस क्लोज होता है मैं अपने वलीमे को धूमधाम से मनाऊंगा, जिसमें सब लोग इनवाइटेड होंगे। तुम्हें भी मैं इनविटेशन दूंगा, अगर आ सके तो आ जाना। हदाद का लहजा मानी खेज हो गया, जिसे इस वक्त समझने की हालत में कम अज़ कम वलीद नहीं था। वलीद के जाते ही वो दौड़ता हुआ अपने कमरे के पास आया। हीर की गैर होती हालत उसे इस बात से आगाही दे गई थी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। इसे कुछ शक हो रहा था, लेकिन उसके शक को सिर्फ हीर यकीन में बदल सकती थी।
हीर दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देकर उसे खोलने का बोल रहा था, लेकिन अंदर से ना कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही हरकत महसूस हो रही थी। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में इसके दिमाग ने खतरे की घंटी बजाई। वो दौड़ता हुआ कमरे की डुप्लीकेट चाबी ले आया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो सामने फर्श पर बेसुध पड़ी हुई थी। पानी लेकर आओ, इसने मुलाजमा को इशारा किया और खुद हीर को उठाकर बेड पर लिटाया। मुलाजमा पानी लेकर आई। ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश की दुनिया में वापस आने लगी। आप जाएं आंटी, मुलाजमा को जाने का बोलकर वो पूरी तरह हीर की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसकी हालत एक बार फिर बिगड़ने लगी थी। मगर इस वक्त हदात ने इसे खुद से लगा रखा था। हीर, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कुछ देर वो उसकी पीठ थपक कर पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। पहले से जानती हो वलीद को? जब वो कुछ पुरसुकून हुई तो हदात ने उसके बारे पूछा, मगर वलीद के नाम पर इसका पूरा वजूद लर्ज उठा और वो बिदक कर हदात से दूर हुई। अगले ही पल एक झटके में उसने हदात की बाहों का हिसार तोड़ा और बेड से नीचे उतर आई। आप चले जाएं यहाँ से। क्या हुआ है हीर, मुझे बताओ। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मसले का हल नहीं निकलेगा। क्यों इतना घबरा रही हो? वो बहुत प्यार से पूछ रहा था, मगर हीर मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मुझे आपसे कुछ शेयर नहीं करना, आप इस वक्त चले जाएं। मगर क्यों? वो हीर की हालत देखकर सही मानों में परेशान हो गया। वो उसके सामने खड़ी थी, मगर हदात उसके लड़ते वजूद को बखूबी नोट कर रहा था। आपने उस इंसान को घर में बुलाया जो इंसान मेरी ऐसी हालत की वजह है। वो चीख उठी, मैं जानती हूँ आप मुझे तकलीफ़ देना चाहते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ़ देने के चक्कर में आप इस कदर गिर गए कि ऐसे इंसान को ही घर पर बुला लिया जिसकी वजह से मैं। इससे आगे वो बोल नहीं पाई। आंखों से आंसुओं का रेला बह निकला। कपकपाती टांगों ने उसके वजूद का बोझ उठाने से इनकार कर दिया तो वो बेड के एक कोने पर टिक गई। इसकी बातों पर हदात का सर चकरा गया, मगर फिर भी सब्र से काम लेते हुए वो उसके पास आ बैठा। वो उसके पास घुटनों के बल आ बैठा। देखो हीर, पहली बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ सख्त रवैया बरत रहा हूँ तो इसकी भी कोई वजह है। और दूसरी बात, वो यहाँ इसीलिए आया क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अब अगर तुम मुझे सच्चाई बताओ तो मुझे पता चले आखिर मामला क्या है। इसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं शौहर हूँ तुम्हारा और इससे पहले भी तुम मुझे जानती हो। दोस्त। इसके अलावा हीर को कुछ सुनाई नहीं दिया। वलीद मलिक उसका दोस्त है। वो इंसान आपका दोस्त है। ऐसा दोस्त बना रखा है आपने। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो मैं आपको नहीं जानती। वैसे भी कुछ दिनों से आपका बर्ताव देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं आपको कभी जानती ही नहीं थी। अपने आंसू साफ करके हीर ने सख्त लहजा अपनाया। हीर की बातों पर वो जब से मुट्ठियां भींच कर रह गया। देखो हीर, ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करके सारी बात बतानी होगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर वो कसूरवार है, अगर उसकी वजह से तुम्हें ज़रा सी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा है तो यकीन जानो उसे उसके किए की सज़ा मैं अपने हाथों से दूंगा। लेकिन तुम्हें एक बार मुझ पर भरोसा करके बात को क्लियर करना होगा। कुछ देर वो इसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, मगर हीर ने तो ना बोलने की कसम खा रखी थी। बस सर झुकाकर मुसलसल आंसू बहा रही थी। उस दिन जिस इंसान से बचकर तुम भागी थी, क्या वो वलीद था? हदात के इस कदर सही अंदाजे पर हीर ने यकदम सर उठाया। बहते आंसुओं में मज़ीद शिद्दत आ गई। लब सख्ती से भींचकर इस बात में सर हिलाया और हदात के शक पर यकीन की मोहर लगा दी। जैसे ही उसने हाँ में सर हिलाया, हदात का दिल चाहा कमरे की एक एक चीज़ को तहस नहस कर दे। आंखों में एक अजीब सी वहशत उतर आई। शदीद गुस्से में हाथों की मुट्ठियां इस कदर मजबूती से भींची कि बाजुओं की नसें तक उभर आईं। लेकिन हीर को रोता देखकर वो बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल करता उठ खड़ा हुआ और इसे बेड से उठाकर दोबारा अपने कुशादा सीने में पनाह दी। रिलैक्स हो जाओ हीर, डरने की ज़रूरत नहीं है। इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अब वो यहाँ नहीं आएगा और जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया उसके किए की सज़ा मैं उसे अपने हाथों से दूंगा। दोबारा उसे खुद से लगाकर पीठ को थपथपाते हुए रिलैक्स करने की कोशिश की और हैरानगी की बात ये थी
कि वो खामोश भी हो गई और चेहरे से इत्मीनान वाज़ेह झलक रहा था। ये शायद हदात के यकीन का असर था कि वो इतनी जल्दी नॉर्मल हो गई, वरना कुछ देर पहले जो इसकी हालत थी इसे देखने के बाद लग रहा था कोई बहुत बड़ा तूफान उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा। सारी रात वो इसके कमरे में नहीं था, इसीलिए हसीना ने कमरे का कोना कोना छान मारा, मगर उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई कीमती चीज़ छुपा कर रखी जा सके, और इस फाइल के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। पूरे कमरे में एक कागज़ तक नहीं था। वो फाइल इस कमरे में है भी या नहीं, अब तो हसीना को शक होने लगा था। यकीनन वो फाइल इसने किसी और जगह छुपा कर रखी है। लेकिन गुलजार तो बोल रहा था वो फाइल उसके कमरे में ही है, इसका मतलब वो किसी और कमरे में होगी, और मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकती। 3 से 4 घंटे मुसलसल पूरे कमरे का कोना कोना छानने के बाद अब वो थक गई थी। क्या मुसीबत है, ना मोबाइल है, ना फाइल है, ना यहाँ से भागने का कोई रास्ता है। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ, कहीं वो मोबाइल हदात के हाथ तो नहीं लग गया। ये सोच आते ही उसके पूरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक हदात मेरी कब्र बना चुका होता। लेकिन फिर मेरा मोबाइल कहाँ गया? परेशानी हद से सवा हो गई। आखिरकार उसने कमरे से बाहर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, अचानक ही उसे जोरदार चक्कर आया और अगले ही पल वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। जब हदात कमरे में आया तो वो उसे फर्श पर पड़ी हुई मिली। इसे यूं फर्श पर गिरा देखकर वो मुस्कुराया। तो मतलब तलाशी नातमाम जारी है। हदात ने उसे उठाकर बेड पर लेटाया। हसीना, तुम जानती नहीं, मेरे पास आकर तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये कमरा नहीं, कैद खाना है, और इस कैद खाने से तुम तब ही निकलोगी जब अपना जुर्म कबूल कर लोगी। उसे बेहोश देखकर वो मुस्कुराया। जो जाल इन लोगों ने बिछाया था, इसमें उन्हें मात कैसे देनी है ये वो बखूबी जानता था। वो किचन में खड़ा इस वक्त अपने खाने के लिए कुछ बना रहा था। अनमोल से उसने पूरी तरह बाइकाट किया हुआ था। ना उसके हाथ का कोई खाना खा रहा था, ना कोई बातचीत कर रहा था। जैसे ही अनमोल किचन में आई, वो अपने लिए मैक्रोनी प्लेट में निकालकर कमरे में चला गया। सोफे के सामने रखी छोटी सी टेबल पर गरम गरम भाप उड़ाती मैक्रोनी की प्लेट रखी और मोबाइल उठाकर सोफे पर आ बैठा। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई, सामने मौजूद नंबर से उसे 3 मिस्ड कॉल्स आई थी। इस नंबर को देखकर हाथ के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला, भाई। चंद लम्हों में ही इसकी भूख प्यास सब मिट गई। तेज़ी से उंगलियां स्क्रीन पर चलाते हुए हाथ ने वो नंबर दोबारा मिलाया और तवक्को के ऐन मुताबिक कॉल उठा ली। क्या हुआ भाई, आपने खुद मुझे कॉल की? आपने तो कहा था आप मुझे तभी कॉल करेंगे जब आप इस केस के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे और तब आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी। तो बस समझ लो हाथ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ गई है। तैयार हो जाओ, बाजी पलटने का वक्त आ गया है। हदात की बात पर उसके वजूद में बिजली सी भर आई। बिल्कुल भाई, तो फिर आ जाओ, लेकिन अपने दिल को मजबूत करके आना, क्योंकि इस बार लड़ाई गैरों से नहीं अपनों से है। हदात की बात पर वो चुप सा हो गया। जानता हूँ भाई, मुझे अंदाज़ा है। खाना वहीं छोड़कर वो अपनी गाड़ी की चाबियां लेता हुआ घर से बाहर निकल आया। अनमोल पूछना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे यकीन था अगर वो पूछेगी तब भी वो नहीं बताएगा। इसीलिए चुपचाप उसे ज़्यादा देखती रही और फिर आखिरकार इसकी मैक्रोनी की प्लेट पर खुद टूट पड़ी। खाना तो अच्छा बना लेता है। इतनी मज़ेदार मैक्रोनी पर वो बिना तारीफ किए नहीं रह पाई। माजी, जैसे ही वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे, हारिस शाह इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ हारिस? आलिम ने उसके करीब आते ही सवाल किया। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। वो इसे और गुलजार को लेकर अंदर आ गया। फिर जो भी मामला दरपेश आया था उसकी हकीकत दोनों की गोशे गुजार कर दी। ये सब सुनने के बाद आलम शाह को तो चुप सी लग गई, मगर गुलजार वो कहाँ चुप रहने वाला था। देखो हारिस, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ज़रूर मेरे बेटे को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी तरफ से अपने बेटे की पोजीशन क्लियर करना चाहिए। काश कि आपकी बातों को ना छुटला पाता। पहले मुझे भी यही लग रहा था, शायद उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपनी ज़ुबान से जुर्म कबूल किया है। हारिस की बात पर गुलजार का दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारे। इस वक्त हारिस ने उसे यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रग्स सप्लाई करने और एक लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। वो खुद भी ड्रग्स लेता था। इस बात को साबित करने के लिए इसका ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया था। मेरा बेटा किसी लड़की की इज्जत नहीं लूट सकता। कोई गवाह लाओ।
गुलजार अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार ही नहीं था, मगर आपके बेटे ने ऐसा किया है और उस लड़की ने खुदकुशी भी कर ली है। भरी यूनिवर्सिटी में दिन दिहाड़े ड्रग्स के नशे में चूर होकर बंद क्लास के अंदर उसने एक लड़की की इज्जत को तार तार किया है और ये तमाशा यूनिवर्सिटी के हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों से देखा है। अगर गवाहान की बात करेंगे तो एक नहीं 100 के हिसाब से गवाह आपके बेटे के खिलाफ मिल जाएंगे। इस सारी बातचीत में आलम शाह खामोश बैठे थे। वो ख़ानदान का बड़ा बेटा था। ख़ानदान की सारी जिम्मेदारियाँ उसके सर पर थीं। सिर्फ ख़ानदान की ही नहीं, पूरे गाँव की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। जो गांव का हर मसला हल करता था, आज उनके अपने घर का मसला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। इनके ख़ानदान की तारीख में ऐसा दिन कभी नहीं आया था। अगर हारिस की जगह कोई और होता तो शायद इस सारे वाक़े को किसी हिट फिल्म की तरह न्यूज़ चैनल्स पर नशर कर देता, मगर हारिस उसकी साली का शौहर था। इसे ख़ानदान की इज्जत का बखूबी अंदाज़ा था, इसीलिए पहले इन दोनों को हक़ करना ज़रूरी समझा। तुम्हें क्या लगता है हारिस, इस सारे वाक़े में कितनी सच्चाई है? मेरा मतलब इज्जत लूटने वाला मामला तो क्लियर है, मगर ड्रग्स वाले मामले में कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है आलम 90% सच्चाई है। बाकी की ब्लड रिपोर्ट्स आने के बाद साबित हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया है जो शादाब से ड्रग्स लेते थे। अब तुम खुद बताओ मैं इसके साथ क्या करूं? वो लड़की खुदकुशी कर चुकी है। ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इतने बड़े ख़ानदान का सबूत ये सब करते हुए पकड़ा गया है और पूरी यूनिवर्सिटी में इस लड़की के साथ साथ ख़ानदान की इज्जत भी नीलाम हो गई है। मीडिया छोड़ेगा नहीं। इन्हें तो ऐसी चटपटी खबरों का इंतज़ार रहता है। तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए हारिस? आलम शाह ने उसकी राय भी लेना ज़रूरी समझी, क्योंकि ऐसे मामलात को हल करने का उसके पास काफ़ी तजुर्बा था। मेरे हिसाब से तो इस मामले से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर अब तक वायरल भी कर दी होगी। अगर आप टीवी चैनल खोल कर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है। ऐसे में अगर आप ज़रा सा भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं या फिर हम अपनी तरफ से कोई आनाकानी करते हैं तो नतीजे बहुत गंभीर आएंगे। तो किसने कहा है हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको किसी आनाकानी की ज़रूरत है? ऐसे मुजरिमों के साथ जो सलूक किया जाता है वही करें। बल्कि उसने शाह ख़ानदान की इज्जत को नीलाम किया है। इसके साथ 3rd डिग्री 4th डिग्री जो आजमाना है आजमाएं। जो जुर्म अभी रहते हैं वो भी कबूल करवाएं, क्योंकि उसकी जैसी सूरत आज निकल कर सामने आई है उससे साफ जाहिर है ये कोई आजकल का वाक़या नहीं। ऐसे काम आदि मुजरिम करते हैं और इसके बाद अगर फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का हुक्म मिलता है तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें। आलम शाह ने जो हुक्म सुनाया था करीब बैठे गुलजार की रूह तक कांप गई। क्या तुम्हें मेरे फैसले से कोई एतराज़ है? गुलजार सख्त तने तासुरात लिए उसने गुलजार की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ रहा था। नहीं, मुझे भला क्या एतराज़ होगा? इसने वाकई ख़ानदान की इज्जत को नीलाम किया है, जिसकी सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। गुलजार ने दिल पर पत्थर रखकर आलम शाह की हाँ में हाँ मिलाई। शुक्रिया आलम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम सच का साथ ही दोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया और इस बात पर अपनी ज़ोर आजमाई नहीं की है। हारिस हमेशा की तरह उसकी हक़ व इंसाफ़ाना रवैये से मुतासिर हुआ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, शाम को खाना साथ खाएंगे। हीर और अनमोल को साथ लेते आना। आगे क्या करना है इस बात पर रात को बहस करेंगे। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए। मुझे एक बार शादाब से मिलना है, अगर इजाज़त हो तो। मैं देखना चाहता हूँ ऐसा बेगैरत इंसान अब कैसा महसूस कर रहा है। क्यों नहीं, मैं कांस्टेबल को कहता हूँ, वो तुम्हें उस तक छोड़ आएगा। हारिस ने कांस्टेबल को बुलाकर आलम और गुलजार को शादाब के पास भेज दिया। वो दोनों आकर उस लॉकअप के सलाखों के बाहर खड़े हो गए जहाँ शादाब कैद था। इन दोनों को देखने के बावजूद भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा गलीज़ काम क्यों किया? साली कुत्ती थी वो, कहती थी मेरा राज फाश कर देगी और मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। लेकिन देखो, मैंने ही उसे किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसका मतलब ड्रग्स का कारोबार तुम ही यूनिवर्सिटी में करते थे? हाँ बिल्कुल, मुझे पैसे चाहिए थे। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लिए होते। क्यों मांगूं? मैं क्या कोई भिखारी हूँ जो आपके सामने हाथ फैलाऊं? मैं शादाब शाह हूँ। मैंने किसी के सामने सर झुकाना नहीं सीखा। मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए और वो कहती है मेरा राज फाश कर देगी। तुम किसकी ज़ुबान बोल रहे हो? क्योंकि हमारी तरबियत तो ऐसी नहीं थी। तरबियत? वो कहा लगा कर हंसा। मैं वही बोल रहा हूँ जो मुझे सिखाई गई है।
उसने एक नज़र अपने बाप की तरफ देखा। भाई छोड़ दें, ये पागल हो गया है। मुझे तो लगता है ये इस वक्त भी नशे में है। गुलजार ने हड़बड़ा कर आलम को चलने का बोला, मगर वह शादाब के बिखरे हुलियों को देख रहा था। शाह खानदान का लाड प्यार से पाला गया सपूत इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे अबतर हालत में बैठा था। आलम शाह ने एक गहरी सांस भरी। समझ गया, तुम बागी हो चुके हो, अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं। अगर अदालत तुम्हें छोड़ भी देती है तब भी तुम घर नहीं आ सकते। घर के गाँव के आसपास भी नजर आए तो मैं अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम जैसा गंध हमारे खानदान पर दाग है। आलम की आंखों से उसके लिए वाज़ेह नफरत छलक रही थी। आप चलें भाई, बस मेरा ही खून गंदा है। आज के बाद मैं ये समझूंगा मेरे सिर्फ 2 ही बेटे थे, हदाद और हाथ। शादाब नामी मेरा कोई बेटा ही नहीं था। वो दोनों से वहीं छोड़कर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आए। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ गुलजार, लेकिन हमारे ख़ानदान की रवायत ऐसे मुजरिमों को अपने घरों में पनाह नहीं देती, और ये तो इज्जतों का लुटेरा बन गया है। मौत जैसा जहर इसने नौजवान नस्लों की रगों में उतारा। तुम अगर हमारे खिलाफ भी जाओ तब भी हम इसे कबूल नहीं करेंगे। भाई मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊँगा। ख़ानदान की रवायत से मैं भी बखूबी वाकिफ़ हूँ और मुझ में भी शाह ख़ानदान का खून दौड़ता है। ख़ानदान की इज़्ज़त को मैं बखूबी समझता हूँ, और जो इज़्ज़त को नीलाम करने की कोशिश करे वो हम में से है ही नहीं। आज मैं भी भूल गया मेरा शादाब नामी कोई बेटा था, इसीलिए आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं आपके साथ हूँ। अगर आपकी जगह में होता तो शायद मैं भी यही फ़ैसला करता। अपनी तरफ से उसने आलम शाह को मुतमईन कर दिया, लेकिन उसके अपने दिमाग में क्या चल रहा था ये बस वही जानता था।